सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय कोलाइड, और आज हम बात करेंगे कोलाइड के वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि कल हमने क्लास में बता के रखा हुआ था, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन कौन से हैं आपके। तो नंबर 1 आता है आपका जो है कणों के आधार पर वर्गीकरण, कणों के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 2 आता है आपका जो है घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। और नंबर 3 आता है आपका जो है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो इन 3 वर्गीकरण को हमें देखना है, समझना है। और जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जो है कणों के आधार पर वर्गीकरण, और इसे कितने प्रकार से बांटा गया है उसे देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कणों के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1, कणों के आधार पर वर्गीकरण। कणों के आधार पर वर्गीकरण, इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है बृहदाणुक कोलाइड। नंबर 2 है बहुअणुक कोलाइड। और नंबर 3 है संघटित कोलाइड, संघटित कोलाइड। तो बहुत ही सिंपल है। नंबर 1 हम जब हेडिंग डालेंगे कि बृहदाणुक कोलाइड, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे कोलाइड विलयन जो ऑलरेडी, यानी कि ऐसे कोलाइड जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 या 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बृहदाणुक कोलाइड कहते हैं। कई किताबों में 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में मिलेगा, और कई किताबों में 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -4 सेंटीमीटर मिलेगा। आप चाहे जिस प्रकार से भी ले सकते हैं, ये साधारण कोलाइड ही दर्शाते हैं। नंबर 2 की बात करें तो बहुअणुक कोलाइड, तो ऐसे कोलाइड जो जिनके कणों का आकार तो कोलाइड के कणों के आकार से नहीं मिलता है, लेकिन छोटे छोटे अणुएं आपस में मतलब मिलकर एक नए बड़े अणु का निर्माण करती हैं। यानी छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े आकार के अणु का निर्माण करते हैं, और उस बड़े आकार के अणु का जो आकार है वो उस रेंज में आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बहुअणुक कोलाइड कहते हैं। इसे आप विशेष रूप से समझ लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है संगठित कोलाइड। अब संगठित कोलाइड कैसा होता है, इसमें डबल नेचर की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी ये 2 नेचर की तरह व्यवहार करते हैं। एक नेचर तो साधारणतः ये कैसे होते हैं, वैद्युत अपघट्ट के भांति व्यवहार करते हैं, वैद्युत अपघट्ट के भांति व्यवहार करते हैं। और दूसरा है कोलाइड के भांति व्यवहार करते हैं, कोलाइड के भांति व्यवहार करते हैं। अब कोलाइड के भांति व्यवहार करने के लिए जो अणु बनता है उसे मिसेल कहा जाता है। इस पर आगे चल के हमें चर्चा करनी है। तो सवाल उठता है कि कब ये वैद्युत अपघट्ट के भांति व्यवहार करेगा और कब कोलाइड के भांति व्यवहार करेगा। तो जब सांद्रता कम होगी, यानी कम सांद्रता पर ऐसे अणु, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कोलाइड जो कम सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट के भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन अधिक सांद्रता होने पर वे कैसे हो जाते हैं, अणुओं का मतलब मिसेल अणु के भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसे कोलाइड हमारे क्या कहलाते हैं, संगठित कोलाइड कहलाते हैं। और ये प्रारूप था आपका जो है कणों के आधार पर वर्गीकरण। चलिए अब हम नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2 हमारा क्या कहता है, नंबर 2 है हमारा घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता
के आधार पर, अच्छा, घुलनशीलता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक हम कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड। आप इन दोनों में से किसी भी नाम से इसे जान सकते हैं। अगला आता है द्रव विरोधी कोलाइड, विरोधी कोलाइड या फिर द्रव विरागी कोलाइड, जिसे आप दोनों नामों से जान सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, बहुत ही सिंपल है कि ऐसे कोलाइड जो साधारण द्रव में मिलाने पर आसानी से घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ऐसे कोलाइड हमारे द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। यानी द्रव स्नेही का तात्पर्य यहाँ है द्रव से स्नेह करने वाला, चाहने वाला या फिर घुल मिल जाने वाला। द्रव रागी यानी कि द्रव की भांति, मतलब आसानी से विलीन होने वाला कोलाइड ही हमारा क्या कहलाता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। बहुत सारे इसके नॉर्मल से उदाहरण आएंगे हमारे पास, जैसे कौन कौन से उदाहरण आएंगे, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, आपका जो है मधु हो गया, ये सब जो है द्रव स्नेही कोलाइड में आते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट, ऐसे कोलाइड जो साधारण द्रव में घुल नहीं सकते हैं या घुल नहीं पाते हैं, या उनका जो है ऐसे इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं वो द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड कहलाते हैं। इसके कौन से उदाहरण आएंगे, इसके मिट्टी, रेत, कंकड़, बालू, ये सब इस तरीके के बहुत ही साधारण उदाहरण मिल सकते हैं। अब इसी में अगर हम कहें कि ऐसे कोलाइड जो जल के साथ घुल मिल जाते हैं, घुल जाते हैं या विलीन हो जाते हैं, उन्हें जल रागी कोलाइड कहा जाता है। ध्यान रहे, उन्हें हम क्या कहेंगे, जल रागी कोलाइड कहलाते हैं। लेकिन जो जल के साथ नहीं घुलते मिलते हैं या जल में विलीन नहीं हो पाते, उन्हें जल विरागी कोलाइड कहते हैं। इसे हम बात अच्छे से समझेंगे। चलिए अब आप बिना टाइम वेस्ट किए आगे आते हैं। नंबर 3, तीसरा जो कंडीशन है वो है हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब ये भौतिक अवस्था के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है तो मैं बताऊंगा। इसे जो है 3 भागों में आपको मिल सकता है। एक तो आता है आपका जो है ठोस साल, एक का नाम आता है क्या, ठोस साल, दूसरे का नाम आता है जो है साल, और तीसरे का नाम आता है जो है एरोसाल। ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ठोस के नाम पे आता है, एक आता है ठोस साल और दूसरा आता है साल और तीसरा आता है एरोसाल। अगर मैं ठोस साल की बात करूं तो ये 3 भागों में आपको जनरली मिल जाएगा, और साल भी आपको जो है 3 भागों में जनरली मिल जाएगा, और एरोसाल आपको केवल 2 भागों में मिलेगा, क्योंकि तीसरा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा क्लियरिफाइड कर देता हूँ। एक को तो मैं कहूँगा ठोस में ठोस, ठोस में ठोस, और एक को कहूँगा मैं ठोस में द्रव, और एक को कहूँगा मैं ठोस में गैस। इसी प्रकार से जो साल है उसे मैं कहूँगा द्रव में, द्रव एक प्रकार होगा द्रव में ठोस, और एक प्रकार होगा द्रव में द्रव, और एक प्रकार होगा आपका जो है द्रव में गैस। इसी तरीके से जो एरोसाल आता है हमारा, वो आता है पहला उदाहरण गैस में ठोस, और दूसरा उदाहरण आता है गैस में द्रव। अब यकीनन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जो ठोस और द्रव गैस जो हमने पहले रखा हुआ है, ये आपका परिक्षेपण माध्यम बनेगा। ये कैसा बनेगा, परिक्षेपण माध्यम, यानी इसी में ऐसी परिक्षेपित प्रावस्था, ये है आपका परिक्षेपित प्रावस्था, इसे हमने क्या कर दिया, घोल दिया। यानी कि ठोस के परिक्षेपण माध्यम में जब किसी ठोस को ही परिक्षेपित किया जाता है, यानी प्रावस्था के अंतर्गत जो है घोल मिलकर जो है कोलाइड बनाया जाता है, तो इसे हम ठोस में ठोस कहते हैं, या फिर इसका जो नाम होता है उसे हम ठोस साल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस साल।
अब यहां से जो ठोस में द्रव बनता है उसे हम कहते हैं जेल। आप जेल भी कह सकते हैं, ठोस में द्रव, या फिर ठोस साल भी कह सकते हैं। और ठोस में गैस को भी हम ठोस साल ही कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो द्रव में ठोस होता है वही हमारा सॉल कहलाता है, याद रहे। उसे हम क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं। और जो द्रव में द्रव बनता है उसे हम पायस कहते हैं या इमल्सन कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में पायस कहते हैं या फिर इमल्सन कहते हैं। और जो द्रव में गैस बनता है उसे हम फेम कहते हैं। और एरोसॉल में जो गैस में ठोस बन रहा है उसे गैस एरोसॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? या फिर एरोसॉल ही कहेंगे, एरोसॉल ही कहेंगे। और गैस में द्रव को भी हम क्या कहेंगे? एरोसॉल ही कहेंगे। तो इस प्रकार से इतने प्रकार आपके। अगर मैं इन 8 प्रकार, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार के उदाहरण कौन कौन से होंगे, अगर मैं इस पर चर्चा कर लूं। जो ठोस में ठोस बनता है, यानी ठोस साल का जो उदाहरण आता है वो आपको रंगीन कांच में मिल जाएगा। यानी रंगीन कांच इसका सबसे अच्छा उदाहरण। जो ठोस में द्रव बनता है, जो ठोस में द्रव बनता है उसका सबसे अच्छा हम यहाँ पे उदाहरण क्या देख लेंगे? पनीर देख लेंगे। पनीर आपका सबसे अच्छा उदाहरण है जो ठोस में द्रव होता है, जैसे जेल का उदाहरण पनीर आ जाता है। और अगर मैं ठोस में गैस की बात करूं तो रबर आपको मिल जाएगा। रबर जो होता है वो आपका कोलाइड होता है, उसके जो ये उदाहरण मिल जाएगा आपको ठोस में गैस टाइप का। द्रव में ठोस की अगर बात करूं मैं, तो द्रव में ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास एक मिलेगा पेंट। क्या मिलेगा? पेंट। अगर हम पेंट की बात करें तो पेंट इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। और भी बहुत सारे उदाहरण, वैसे जनरली मैं बात करूं तो यही हमारा ऐसा है जिसे पूरे चैप्टर में कोलाइड का विश्लेषण पढ़ना है, द्रव में ठोस वाले को ही। खैर आगे बढ़ते हैं। द्रव में द्रव जो पायस का उदाहरण होता है वो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है दूध। अगला जो द्रव में गैस है ये आपका है साबुन का झाग जो बनता है, वो हमारा उदाहरण आता है द्रव में गैस का। अगर मैं एरोसॉल की बात करूं यानी गैस में ठोस का की बात करूं तो धुआं सबसे अच्छा उदाहरण है। और अगर मैं गैस में द्रव की बात करूं तो जो ठंडियों में कोहरा पड़ता है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये 9 प्रकार आते हैं। और इस तरीके से हमने देखा आज कि कोलाइडों का वर्गीकरण किस प्रकार से 3 प्रकार से किया गया, उन तीनों में कौन कौन से अलग अलग प्रकार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।